नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है क्योंकि इस एग्जामिनेशन में सिर्फ 0.1% सक्सेस रेट है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से करीब 1000 के आसपास ही स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्ट होते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इतना कम सक्सेस रेट होने के बावजूद भी लोगों में सिविल सर्विसेज का सबसे ज्यादा क्रेज है। कई सारे लोग यूपीएससी की 4-5 साल पढ़ाई करते हैं, रात दिन लगातार पढ़ाई करते हैं, कई घंटों तक पढ़ाई करते हैं, लाखों की फीस देकर कोचिंग लेते हैं। इसके पीछे सपना बस एक ही होता है कि यूपीएससी को क्लियर करना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है, सोसाइटी में चेंजेस लाने हैं। इसके लिए कई सारे स्टूडेंट अपने जीवन के 4-5 साल यूपीएससी के लिए दे देते हैं। फिर वो दोस्त, रिश्तेदार और फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पाते, लेकिन इसके पीछे सपना होता है यूपीएससी को क्लियर करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना। कई सारे स्टूडेंट इस प्रेशर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट ने उनकी एजुकेशन पर सबसे ज्यादा खर्च किया होता है। उन्हें काफी खर्च कर कर पढ़ाया लिखाया जाता है और स्टूडेंट के मन में भी यही चल रहा होता है कि इस बार अगर यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं निकलेगा तो क्या होगा, दोस्त क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, माँ बाप की उम्मीदों का क्या होगा कि जो आस लगाकर बैठे थे कि बेटा ऑफिसर बनेगा। यूपीएससी के दौरान बच्चों के मन में कभी कभी सवाल आते हैं कि क्या मैंने कॉलेज की प्लेसमेंट छोड़कर गलती कर दी। ऐसे में कई सारे सवाल स्टूडेंट के मन में आते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हर उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आजकल आप यूपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद न्यूज़पेपर या टीवी पर देखते होंगे कि कैसे एक गरीब के लड़के ने यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर ली, कैसे किसी ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली, कैसे किसी गरीब माँ के बच्चे ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। ऐसी कई सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमें सुनने को मिलती है। कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे देखने को मिलते हैं कि उनके पेरेंट ने उनको पढ़ाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दी और फिर वो जो बच्चे यूपीएससी परीक्षा पास करते तो अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी बताते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर साल यूपीएससी में 10 लाख से भी ज्यादा लोग परीक्षा में बैठते हैं और उसमें से सिविल सर्विसेज के लिए सिर्फ 1000 ही वैकेंसी होती है। मतलब 1000 सीटों के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। मतलब अगर सक्सेस रेट की बात करें तो 0.1% यूपीएससी में सक्सेस रेट है। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल लाखों स्टूडेंट दिल्ली में जाकर कोचिंग लेते हैं। इसमें फायदा होता है कोचिंग सेंटर्स का, क्योंकि बच्चों में यूपीएससी का क्रेज होने की वजह से हर साल कोचिंग सेंटर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आजकल कोचिंग सेंटर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाते हैं और इन कोचिंग सेंटर्स की फीस भी लाखों में होती है। और हर साल जो भी स्टूडेंट यूपीएससी के लिए सिलेक्ट होते हैं उसके बाद कोचिंग सेंटर्स वाले क्लेम करते हैं कि ये स्टूडेंट हमारा ही स्टूडेंट था, इसने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर कर ली। फिर दूसरे कोचिंग सेंटर्स वाले ये क्लेम करते हैं कि हमारे कोचिंग में से इतने लोगों ने इस साल यूपीएससी क्लियर कर ली। ये बस उनका एक मार्केटिंग का तरीका होता है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का स्टडी कर रहे हो और आप डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते होंगे, उस न्यूज़पेपर पर पहले ही पेज पर कोचिंग सेंटर्स की एड रहती है। उसमें दिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट उस कोचिंग सेंटर से है जिन्होंने इस साल यूपीएससी क्लियर कर ली। फिर ये देखने के बाद आपके भी मन में आ सकता है कि मैं बिना कोचिंग के यूपीएससी एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर सकता, इसके लिए मुझे दिल्ली जाकर ही पढ़ाई करनी होगी। यूपीएससी के एक छोटे कोचिंग सेंटर्स की फीस 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में होती है और ये आज से नहीं बल्कि कई सालों से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से भारत में कोचिंग सेंटर्स का रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपीज का हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मार्केट में कई सारे और प्राइवेट जॉब है जो आपको एक आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा सैलरी देंगे, लेकिन फिर भी लोगों में यूपीएससी का क्रेज इतना क्यों है? यूपीएससी क्लियर करने से उन्हें ऐसा क्या मिलेगा जो किसी और जॉब से नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट में यूपीएससी से भी ज्यादा सैलरी देने वाली जॉब्स है, लेकिन फिर भी क्यों लोगों को यूपीएससी पास करना है? तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इसके लिए अब हम समझते हैं यूपीएससी की शुरुआत कब हुई थी। भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नींव ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सर्विसेज के लिए कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होती थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ये खुद डिसाइड करते थे कि किसे ऑफिसर बनाना है। फिर वहाँ से सिलेक्टेड कैंडिडेट को लंदन भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग होने के बाद उन ऑफिसर्स को इंडिया आना होता था। लेकिन साल 1854 में इस रूल को बदल दिया क्योंकि थॉमस मैकुले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डेटा रिपोर्ट सबमिट की और इस डेटा रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अपनी चॉइस से कैंडिडेट को मत सिलेक्ट कीजिए, बल्कि उन्हीं ऑफिसर को सिलेक्ट कीजिए जो इसके लायक हो। लेकिन कोई भी कैंडिडेट लायक है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा उसकी एजुकेशन डिग्री से। फिर यहाँ से शुरुआत हुई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। पहली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन साल 1855 को कंडक्ट की गई थी और उस समय इस एग्जाम को लंदन में कंडक्ट किया जाता था। उस समय इस एग्जाम के लिए एक कंडीशन थी, इस एग्जाम में 18 से 23 साल के स्टूडेंट ही बैठ पाएंगे। उस समय सिविल सर्विसेज का सिलेबस यूरोपियन क्लासेस पर आधारित था, जिसके कारण इंडियन स्टूडेंट को इस एग्जाम को क्रैक कर पाना काफी डिफिकल्ट था। लेकिन साल 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है, वो भारत के पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने सिविल सर्विसेज
एग्जाम को पास किया था। इसके बाद कई सारे लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपील की कि ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लंदन में नहीं बल्कि भारत में कंडक्ट की जाए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पद है वो उनके ही ब्रिटिश लोग संभाले और इंडियन लोग सिर्फ गुलामी करे। इसलिए उस समय ये एग्जामिनेशन लंदन में होती थी। अगर ये एग्जामिनेशन भारत में होती तो ज्यादा लोग इस एग्जाम में बैठते और कई सारे लोग इस एग्जाम को क्रैक कर ऑफिसर बन जाते। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन इसमें बदलाव हुआ जब वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वार 1 शुरू होने के बाद मॉन्टेज सेम्सबॉर्न रिफॉर्म ने ये सजेस्ट किया कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भारत में कंडक्ट की जाए ताकि ब्रिटिश लोगों को देश चलाने में आसानी हो सके। जिसके बाद भारत में फेडरल सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया और फिर दिल्ली और इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगी। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी ज्यादा थी, जिस वजह से लोगों के पास काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मतलब मार्केट में जॉब ही नहीं थे। और तब लोगों के सामने एक ही ऑप्शन था, सिविल सर्विसेज एग्जाम देकर ऑफिसर बनना। और तब से भारत के लोगों में सिविल सर्विसेज के लिए क्रेज काफी ज्यादा है। लेकिन उस समय भारत में एग्जाम कंडक्ट होने के बावजूद भी अंग्रेज ज्यादा भारतीयों को इस एग्जाम में नहीं बैठने देते थे। साल 1990 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस IAS ऑफिसर बनने के लिए लंदन चले गए। फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम पास कर 4th रैंक हासिल कर ली। फिर साल 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया, यानी यूपीएससी कर दिया। और उस टाइम जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज थी उसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया। साल 1947 में अंग्रेज भारत से चले जाने के बाद भारतीय लोगों को इस एग्जाम में बैठने का मौका मिल गया। अब इस एग्जाम में हर कोई एलिजिबल भारतीय बैठ सकता है। और फिर भारत में यूपीएससी का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय प्राइवेट जॉब ही नहीं थे। यूपीएससी एग्जाम 3 स्टेजेस में होती है, पहला प्रिलिमिनरी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पहला GS1, दूसरा GS2, और ये पेपर MCQ बेस्ड होते हैं। मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं और जो लोग मेंस एग्जाम पास करते हैं वही इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और फिर इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कैंडिडेट को उनके प्रेफरेंस और रैंक के हिसाब से IAS IPS पद अलॉट होते हैं। लेकिन IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करनी होती है। लेकिन यूपीएससी का सिलेबस सबसे ज्यादा वास्ट होता है, इसलिए स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ाई करनी होती है। इसलिए यूपीएससी को दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम कहा जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा है कि प्रीलिम्स में 10 लाख से भी ज्यादा लोग बैठते हैं। उनमें से प्री एग्जाम को सिर्फ 10,000 ही स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं और वही 10,000 स्टूडेंट मेंस एग्जाम दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट मेंस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं वही इंटरव्यू के लिए जाते हैं। और इंटरव्यू राउंड में हर 3 में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है और फिर उस सिलेक्टेड कैंडिडेट को लवासना मसूरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यूपीएससी एग्जाम टफ होने के कारण कई सारे लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन कई सारे लोग दिल्ली या किसी बड़े शहर में जाकर कोचिंग का सहारा लेते हैं। दिल्ली में आपको यूपीएससी के कई सारे कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे। इन कोचिंग सेंटर्स में टीचर भी वही होते हैं जो यूपीएससी देने आए थे। उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं और अब यूपीएससी के स्टूडेंट को कोचिंग दे रहे हैं। दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर यूपीएससी कोचिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर कोचिंग की फी हर साल 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में होती है। ये तो सिर्फ हुई कोचिंग की फीस, लेकिन जो स्टूडेंट दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं उनको अपने कोचिंग के साथ साथ रहने खाने का भी देखना पड़ता है। और मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में डिमांड ज्यादा होने के कारण यहाँ पर एक रूम का रेंट 15,000 से लेकर 16,000 के बीच में है। ये तो हुआ सिर्फ रहने का, खाने का पैसा अलग से। जनरल कैटेगरी वाले लोग 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं 32 साल एज तक। ओबीसी कैंडिडेट 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं 35 साल एज तक। और SC ST कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, वो 37 एज तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की स्टडी कर रहे कैंडिडेट का डेटा निकालोगे तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। दिल्ली में कोचिंग, रहना, खाना, बुक्स, एग्जाम फीस और दूसरे खर्चे मिलाकर एक साल में एक बच्चे का 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। ये सिर्फ एक साल का खर्चा है। अगर कोई कैंडिडेट अपने जीवन के 5-6 साल दिल्ली में बिता देता है तो उसे यूपीएससी के लिए 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। और भारत में ऐसी कई सारी फैमिलीज होती है जो इतने खर्चों को अफोर्ड नहीं कर पाती। इसलिए माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे के पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसलिए कई सारे पेरेंट अपने बच्चों को लोन लेकर पढ़ाते हैं। इतना सब करने के बाद अगर कोई बच्चा IAS ऑफिसर बन गया तो उसकी सैलरी कितनी होगी? क्या इतनी मेहनत करने के बाद बच्चों को करोड़ों में सैलरी मिलती है? बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग के दौरान एक IAS ऑफिसर की सैलरी 33,000 से लेकर 35,000 रुपीज तक होती है। ट्रेनिंग के बाद एक IAS ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार 56,100 रुपीज से स्टार्ट होती है। कैबिनेट सेक्रेटरी IAS ऑफिसर की सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है और ये पोस्ट रिटायरमेंट के टाइम एक IAS ऑफिसर को मिलती है, लेकिन इस पोस्ट तक थोड़ी ही लोग जा पाते हैं। और एक कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है। लेकिन सैलरी के अलावा भी IAS ऑफिसर को कई सारी और फैसिलिटीज मिलती है। उन्हें रहने के लिए सरकारी घर, घूमने के लिए सरकारी गाड़ी और इसी के साथ घर काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प भी मिलता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि IAS ऑफिसर अपने करियर के एंड में जब कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे तब उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होगी, फिर प्राइवेट
प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कई सारी जॉब्स है जो लाखों में सैलरी देती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए भारत में इतना क्रेज क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यूथ का मानना है कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी है, वही प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि जिनके रिलेटिव्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, इसलिए उन्हें फैमिली से प्रेशर रहता है कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो। इसी प्रेशर में कई सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और इसके अलावा कई सारे लोग देश के लिए योगदान देना चाहते हैं। उनको सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उन्हें देश की सेवा करनी है, समाज में बदलाव लाना है। उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनको चाहिए बस पावर, जो देश के लिए सोसाइटी के लिए कुछ योगदान दे सके। इसलिए कई सारे माँ बाप गरीबी होने के कारण भी अपने बच्चों को लोन लेकर पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे कई सारे पेरेंट मिलते हैं कि जो अपनी थोड़ी प्रॉपर्टी बेच देते हैं क्योंकि बच्चे का यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा हो सके। लेकिन इसी का फायदा आज की डेट में कोचिंग सेंटर्स उठा रहे हैं। कोचिंग सेंटर्स वाले लाखों में फीस चार्ज करते हैं। इनके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की फीस 50,000 रूपए से भी ज्यादा होती है। इनके एक टेस्ट सीरीज की फीस 20,000 से भी ज्यादा होती है। ये कोचिंग सेंटर्स वाले आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देते, ये कभी भी आपको रियलिटी नहीं बताते। यूपीएससी में सक्सेस रेट 0.1% है, ये कोचिंग सेंटर्स वाले आपको कभी नहीं बताएंगे। ये सिर्फ आपको यही बताएंगे आपको सिर्फ एक ही पोस्ट की जरूरत है, आप बाकी के बारे में मत सोचिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? हर साल लगभग 1,000 के आसपास वैकेंसी निकलती है। वही दूसरी ओर 10 लाख से भी ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और उनमें से 10,000 ही कैंडिडेट मेंस एग्जाम में बैठते हैं। ये कोचिंग सेंटर्स वाले आपको मोटिवेट करके अंधेरे में रखते हैं। ये आपके पास सिर्फ ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखेंगे कि आप अपने सारे अटेम्प्ट की तैयारी दिल्ली में बैठकर करो। उनके पास कोचिंग लो, उनको लाखों की फीस दो। आपके IAS IPS बनने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया में कोचिंग सेंटर्स का रेवेन्यू 58,000 करोड़ रुपीज तक पहुंच चुका है। इन कोचिंग सेंटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूपीएससी क्लियर करो या ना करो, उनका फायदा है सिर्फ टीचिंग से, कोचिंग से आने वाली फीस से। यूपीएससी की रियलिटी यही है मेरे दोस्त कि हर साल लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं और वैकेंसी करीब 1,000 के आसपास होती है। तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि सब लोग क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सिलेक्टेड हो सकते हैं? यूपीएससी का सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है। मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बता रहा हूँ। आप यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल कीजिए, लेकिन यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के साथ साथ अपने लिए प्लान बी भी बना के रखिए कि अगर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, जिससे मैं और मेरी फैमिली सही से जीवन बिता सके। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपकी वजह से आपके पेरेंट्स पर कर्जा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। और यूपीएससी को सिर्फ एक एग्जाम ही समझो, क्योंकि यूपीएससी के बाहर भी आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली है। यूपीएससी क्लियर नहीं भी हुआ तो बाहर मार्केट में ऐसे कई सारे ऑप्शन है जहाँ से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। यूपीएससी के अलावा आप कई सारी तरीकों से पैसे कमाकर अपने जीवन को खुश कर सकते हो। और वीडियो बनाने का मकसद आपको डिमोटिवेट नहीं करना है, बल्कि आपको रियलिटी बतानी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।